विद्या ऊर्जा, ये ब्लॉक 6 है, रिलीजन एंड सोशल चेंज। इसमें 2 यूनिट्स हैं, सेकुलरिज्म एंड सेकुलराइजेशन, फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म एक थ्योरी है, एक बिलीफ है जो ये मानती है कि किस रिलीजन के डिसीजंस और गवर्नमेंट के डिसीजंस अलग अलग होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए रिलीजन के डिसीजंस पे, उसको सेपरेट हो जाना चाहिए। तो जॉर्ज जैकोब हॉलियॉक ने इसको टर्म को दिया था सेकुलरिज्म को 1851 में। इन्होंने इरेशनलिज्म और सुपर नेचुरलिज्म जो क्रिश्चियन थियोलॉजी थी उसको कंसेप्ट को काउंटर किया था। मतलब जो जिस तरह से क्रिश्चियंस जो है वो मतलब फैल रहे थे, उनकी थियोलॉजी फैल रही थी, उसको काउंटर करते हुए इन्होंने सेकुलरिज्म का कंसेप्ट दिया था कि बीच में इनको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, रिलीजन के कंसेप्ट में गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि सेकुलरिज्म सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फिलॉसफी है, ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी के होने पे सवाल नहीं उठाता है, ये खुद में एक थ्योरी है जो कि एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी नॉलेज है जो कि हमारी लाइफ से ही निकल के आई है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं अलग से निकल के आ रही है, ये हमारी लाइफ से ही निकल के आती है, ये हमारे रैशनल बिहेवियर पे डिपेंड करती है, हम हमारे वेलफेयर के लिए होती है और हमारी एक्सपीरियंसेस से टेस्टेड है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही ले आए, हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे फ्रेंच एवोल्यूशन अमेरिका, उसके थ्रू ये निकल के आया है सेकुलरिज्म का कंसेप्ट। तो ऐसा हॉलियॉक के क्या कहना था। तो अब ये डेफिनेशन एक बार और अच्छे से समझते हैं सेकुलरिज्म की क्या है। इट इज़ द बिलीव दैट गवर्नमेंट और अदर एंटिटी शुड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम रिलीजन। In one sense, secularism may assert the right to be free from religious rule and preaching. Religious rule और teaching से फ्री करना है खुद को, हमको फ्रीडम चाहिए है, गवर्नमेंट के इम्पोजिशंस जो कि रिलीजन के ऊपर लग रहे हैं उससे फ्रीडम चाहिए, ये सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो बिल्कुल भी रिलीजन द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। द पर्पस एंड द आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ सेकुलरिज्म वेरी वाइडली। यूरोपियन लेसिज्म, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट सेकुलरिज्म इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। तो यूरोपियन लेसिज्म में इन लोगों ने ये बोला कि भाई सेकुलरिज्म जो है वो एक मूवमेंट है जो कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और ट्रेडिशनल रिलीजन वैल्यूज से एकदम हटके है, इसी को सेकुलराइजेशन कहते हैं। सेकुलराइजेशन मतलब ये होता है कि जब आप जो है वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो नॉन रिलीजियस होने लगती है, दैट इज सेकुलराइजेशन। सेकुलरिज्म इज अ थ्योरी, ठीक है। सेकुलरिज्म एक थ्योरी, एक बिलीफ है जो ये कहता है गवर्नमेंट को हट जाना चाहिए। लेकिन सेकुलराइजेशन का मतलब ये है कि जब जो है वो सोसाइटी कन्वर्ट होने लगे नॉन रिलीजियस वे में और मॉडर्न वे में, तो उसे सेकुलराइजेशन बोलते हैं। सेकुलराइजेशन मीन्स चेंजेस द सोसाइटी बिकॉज ऑफ सेकुलरिज्म एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉन रिलीजियस सेट ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो वो चीज़ को जो है हम यहाँ पे सेकुलराइजेशन बोलते हैं। यूएस में आर्ग्यू किया क्या कि जो स्टेट है वो सेकुलर है, इस वजह से वो ज़्यादा हद तक जो है वो प्रोटेक्ट कर पाता है रिलीजन के चीज़ों में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और ज़्यादा वेलफेयर प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। अभी जल्दी से सेकुलराइजेशन समझते हैं। सेकुलराइजेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम क्लोज आइडेंटिफिकेशन विद रिलीजियस वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स नॉन रिलीजियस वैल्यूज एंड सेकुलर इंस्टीट्यूशन, समझा चुके हैं। सेकुलराइजेशन थीसिस रिफर्स टू द बिलीफ दैट एज सोसाइटी प्रोग्रेस, particularly through modernization and rationalization, religion loses its authority in all aspects of social life and governance। तो जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करना शुरू करती है और मॉडर्नाइजेशन आता है, रैशनलाइजेशन आता है। मॉडर्नाइजेशन रैशनलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब लेकिन वर्ड अलग है। मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है जब आप रैशनल वे में सोचते हो और आप आसपास की सोसाइटी को मॉडर्नाइज करते हो, मतलब कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो। और रैशनलाइजेशन वही एक प्रोसेस है जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हो, आप रैशनल होते हो, आप सोचना शुरू करते हो। सो ये चीज़ है। इसके बाद कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रेड, मैक्स वेबर, इमानुएल डर्कहाइम postulated that modernization of society would include a decline in level of religiosity थी। तो कार्ल मार्क्स सबने पहले ही बोला था कि जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होगी वैसे वैसे रिलीजन अपना वैल्यू खोता जाएगा। कुछ थ्योरिस्ट ने आर्ग्यू किया कि सेकुलराइजेशन ऑफ मॉडर्न सोशलाइजेशन पार्टली रिजल्ट्स फ्रॉम आवर इनएबिलिटी टू अडॉप्ट ब्रॉड एथिकल एंड स्पिरिचुअल नीड ऑफ मैनकाइंड टू इंक्रीजिंगली फास्ट एडवांसेस ऑफ फिजिकल साइंस। मतलब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये
मैं उनके हिसाब से एक इनएबिलिटी है हमारे जनरेशन में, जो हम एक ब्रॉड माइंड लेकर के नहीं चलते, हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जो चेंजेस हो रहे हैं स्पिरिचुअल और उन सब चीज़ों को उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ये गलत है। थ्योरिस्ट का कहना था कि नहीं, मॉडर्न हो लेकिन साथ में जो ये जो ब्रॉड अपना माइंड है उसको ब्रॉड रखो, अपने एथिक्स को ब्रॉड रखो, और जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, रिलीजन को एक्सेप्ट करो। तो सेकुलराइजेशन इन्वॉल्व्स द अमेंडमेंट ऑफ गुड्स बाय द चर्च वेयर इट इज सोल्ड टू परचेजर आफ्टर द गवर्नमेंट सीजेज द प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या करता है, कई बार प्रॉपर्टी सीज कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग चलाने लगता है। तो जब वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं तो वो जो क्लर्जी होगा उसको बोलेंगे सेकुलर क्लर्जी, ठीक है। और उसको अलाउ होता है मोनास्ट्री, जो रिलीजियस कॉलोनी होती है, मतलब जो पहले जो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में था, वो अब जो है फिक्स या कुछ परमानेंट टाइम के लिए अलग रह सकता है, अलग से काम कर सकता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे वर्क करेगा। तो सेकुलराइजेशन इन्होंने यही बोला कि सेकुलराइजेशन जो है जब ज़्यादा होता है तो कई बार क्या करता है कि गवर्नमेंट ऐसे बिहेव करने लगता है, हम तो हस्तक्षेप कर ही नहीं ले, लेकिन वो बीच में इस तरह से भी बिहेव कर लेता है। और ये प्राइमरी हिस्टोरिकल वे था जिसको हम बोल देते हैं कि सेकुलर क्लर्जी है वो, क्योंकि ये तो मतलब अलग तरीके से काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सेकुलराइजेशन का मतलब ही यही है कि सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि गवर्नमेंट को हस्तक्षेप नहीं करना, और सेकुलराइजेशन का मतलब ये है कि जब सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और नॉन रिलीजियस वे में होता है और वो मॉडर्नाइज होती है और उसमें रेशनलाइजेशन आता है, ठीक है। तो अभी थ्योरीज ऑफ सेकुलरिज्म देखते हैं। डेविड ह्यूम ने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, आर्ग्यू किया था मैं कि if religion is salutary to society, why are its consequences so pernicious to public affairs। यानी कि अगर रिलीजन इतना सैल्यूटरी, इतना डिवाइन, इतना डिग्निटी, इतना इज्जत देने वाली चीज़ है, तो क्यों इसके परिणाम हमेशा इविल होते हैं पब्लिक लाइफ में, लोगों के बीच में झगड़े, ये सब क्यों आता है। ऐसा उन्होंने आर्ग्यूमेंट रखा था अपना, ठीक है। तो इवॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एथिक, इसके अलावा दिस स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स अ कॉमन बेसिस फॉर लिविंग टुगेदर, सेकुलर इज मेड अप ऑफ 5 आइडियोलॉजीज। सो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एथिक, अगर सेकुलरिज्म होगा तो लोग अपने इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एथिक्स अपने मतलब वो किसी और के सोच पे निर्भर करके डिसीजंस नहीं लेंगे पॉलिटिकल वे में, वो खुद के डिसीजंस से डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे अगर आप हिंदू हो तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू पार्टी को सपोर्ट करोगे, ऐसा नहीं होगा। आप देखोगे हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, वो फैक्टर्स देखोगे। तो ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं दूसरा आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ सेकुलरिज्म। तो सेकुलर जो है वो 5 आइडियोलॉजी इसमें चलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले है ह्यूमन ऑटोनॉमी, डोमिनेंस ऑफ रिलीजन, ऑटोनॉमी ऑफ रीजन, सेकुलरिज्म ऑफ रीजन, प्लूरलिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस, ये सब यहाँ पे है। तो ह्यूमन ऑटोनॉमी क्या है कि एक तो इंडिविजुअल की लाइफ इंडिपेंडेंट हो जाती है किसी भी अथॉरिटी से। तो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट इसलिए बेहतर है क्योंकि वो इंडिविजुअल अपने डिसीजन डायरेक्टली ले सकता है, ठीक है, और वो खुद ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी डेस्टिनी के लिए। डोमिनेंस ऑफ रिलीजन, इसके अलावा रिलीजन का जो डोमिनेंस है ना फैमिली में, स्टेट पे, लॉ पे, वो नहीं होगा और फ्री हो जाएगी सोसाइटी उस चीज़ से। उससे क्या होगा, एक तो ऑटोनॉमी मिलेगी, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंसी मिलेगी, ठीक है, किसी भी बात को रखने के लिए। जैसे कि अगर कास्टिज्म की बात है, अगर उसे रिलीजन से देखें तो हो सकता है आपको इंटरकास्ट मैरिज अलाउ ना हो, लेकिन अगर आप सेकुलरिज्म की तरफ आपका स्टेट प्रोसीड कर जाएगा तो आप वहाँ पे रीजन रख सकते हो अपनी चॉइसेस, अपनी इंडिपेंडेंसी का। तो यहीं पे यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलरिज्म ऑफ रीजन इज द मेन फोकस ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म कंसिडर्स प्लूरलिज्म एंड रिलीजियस टॉलरेंस। इसके अलावा सेकुलरिज्म ऐसा नहीं है कहता है कि आप बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दो, नहीं, वो ये कह रहा है रिलीजन में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना करे, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाए वो बिल्कुल अनबायस्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब अनबायस्ड होनी और इस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बायसेस वहाँ पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बोलना चाह रहे हैं। इसके अलावा वो रिलीजियस, उनके अंदर टॉलरेंस भी होता है उसको लेकर के। इसके बाद ऐसा नहीं है कि वो एंटी रिलीजन है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो ये 5 पॉइंट सेकुलरिज्म को लेकर के। अभी देखते हैं यूरोपियन एक्सपीरियंस क्या था। द रिफॉर्मेशन रेनेसा स्ट्रेस्ड ऑन सेकुलरिज्म। जैसे रिफॉर्मेशन रेनेसा मतलब द पीरियड जहाँ पे रैशनल थिंकिंग का टाइम शुरू हुआ, वो पीरियड में जो है सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म की बात आई। मार्टिन लूथर ने बोला कि जो रिफॉर्मेशन प्रोसेस है, जो इस तरह से सोसाइटी रिफॉर्म कर रही है, इससे इंडिविजुअल के राइट जो है वो निकल के आएंगे और लोग एक्चुअली समझ पाएंगे कि भगवान हमसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल वे पे सोच पाएगा, वो किसी द्वारा इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो रिफॉर्मेशन हेल्प्ड इन डिवाइडिंग क्रिश्चियनिटी इनटू सेवरल चर्चेस। इवन ये भी हुआ कि रिफॉर्मेशन की वजह से
चर्चेज भी बट गए, क्रिश्चियनिटी ही बट गई, आपस में उन लोगों के बीच में ही टेंशंस क्रिएट हो गए। तो द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन बिकम पॉपुलर थ्रू मास एजुकेशन, फ्री प्रेस एंड सोशल मूवमेंट। तो सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस किस तरह से फेमस हुआ, इस तरह से। तो ये यूरोपियन एक्सपीरियंस था। इसके अलावा क्या हुआ कि जो सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस था वो किस तरह से गया, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, जो फीडरल स्टेट थे उनके क्लोज रिलेशनशिप थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ, मतलब चर्च और मतलब किंग दोनों एक ही साथ काम किया करते थे, ठीक है। तो उनके साथ में रिलेशन थे। मोनार्क का क्या था, मोनार्क जो है वो रेवेन्यू फ्री लैंड ले लेते थे उस पर अपना आराम से, और बुर्जुआस क्या करते थे, बाकी का अपना रैशनैलिटी वगैरह पे काम किया करते थे। तो जब इतना सारा चीज़ें चेंज हो रही थी तो डेमोक्रेसी और राइट ऑफ सिटीजन्स पे फोकस किया गया इंग्लैंड और फ्रांस में। तो वहाँ पे ये बात उठी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे आत्मा की जो मतलब मुक्ति है, मतलब हमारी आत्मा की मुक्ति, कॉन्शियसनेस, हमने बोला था ना, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कॉन्शियसनेस हमारे उससे एनवायरनमेंट से इफेक्ट होती है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस, फ्रीडम का मतलब ही यही है कि हमारी कॉन्शियसनेस और इस सोसाइटल नॉर्म्स पे ना चल करके हम अपने लेवल पे सोच पाए कि क्या सही है क्या गलत है। वही हमारे अंदर की भगवान की आवाज़ है, वॉइस ऑफ गॉड विद इन अस। तो कॉन्शियसनेस वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड पास थ्रू 3 स्टेजेस। तो ये यही बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस 3 स्टेजेस से गुजरी है हमारे मतलब जो कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर की वो 3 स्टेजेस से गुजरी है। पहली स्टेज है रिलीजियस टॉलरेंस। सबसे पहले पीपल के बीच में स्ट्रगल था रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर के। उसके बाद जब टॉलरेंस आ गया फिर रिलीजियस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज असर्टेड। फिर लोगों ने, टॉलरेंस तो आ गया लेकिन अब हमको अपने लेवल पे सोचना है, उस फ्रीडम की बात की गई। फिर आता है जब जेन्युइन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस वॉज अकम्प्लिश। तो लास्ट स्टेज में एक्चुअली जब वो उनको मिल पाई। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। द कैपिटलिस्ट सोशल रिफॉर्म डिवाइड द लार्ज। अब क्या हुआ, जब जैसे कैपिटलिस्ट आए, उनके सोशल रिलेशन की वजह से जो वेज अर्नर्स थे और जो कैपिटलिस्ट थे, जो वर्कर थे और कैपिटलिस्ट थे, उनके बीच में एक डिवाइड क्रिएट हुआ। जो वो बहुत पुअर थे, उनके पास कोई ओनरशिप नहीं थी, तो उनकी कंडीशन को बियरेबल बनाने के लिए रिलीजन लाया गया, ठीक है। तो इसीलिए सेक्युलरिज्म को कंसेप्ट को और ज़्यादा, क्योंकि वो अपने लेवल पे तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनसे सारा काम वही करा रहे हैं, उनको गाइडेंस वो दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये एक तरीके से रिलीजन को इंस्ट्रूमेंट बनाया गया ताकि वे वेज वर्कर्स के बीच में आपस में ही रेबल बना रहे, ताकि वो आपस में ही लड़ मड़ के मरते रहे और हम इधर अपना जो लेकर जाना है वो लेके चलते बने। तो ये चीज़ सेक्युलराइजेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो इन वेस्टर्न यूरोप रिलेशनशिप सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिलीजन इमर्ज ड्यू टू सेक्युलराइजेशन। रिजनली सेकुलर डिड नॉट एनकरेज। मैक्सिको ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड दिस। हाँ, वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ कि जो सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो सेक्युलराइजेशन की वजह से ही आए, मतलब कि उन्होंने उस पर वर्क करना शुरू किया और सेक्युलराइजेशन की वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुए, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस तो बहुत ही ज़्यादा रेजिड है, मैक्सिको ने भी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है कि कुछ भी हो जाए हम तो किसी रिलीजियस ग्रुप को एनकरेज नहीं करेगा। द कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऑल्सो गेट डिवाइडेड इंटू 2 मेन कैटेगरी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड हो गई। वो जिनका स्टेट रिलीजन है, ठीक है, देखा होगा कई सारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जो अपने स्टेट के रिलीजन को लेकर के चलती है कि हमारा स्टेट का ये रिलीजन है, और कुछ वो जिन्होंने अपने आप को स्टेट से एकदम अलग बता दिया। तो सेक्युलरिज्म भी 2 तरीके का बन गया, एक जिन्होंने स्टेट रिलीजन बता दिया और एक वो जिन्होंने स्टेट को बिल्कुल अलग, उससे अलग कर दिया रिलीजन से, ठीक है। तो अभी इंडियन की बात करें तो इंडिया में प्लूरलिज्म एग्जिस्ट करती है, और जो डोमिनेंट ग्रुप है तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी ग्रुप पे हावी रहता है। और लेकिन हर किसी का यही है कि हमको इक्वल राइट्स चाहिए। इसके अलावा 2 मेजर डिफरेंसेस हैं इंडियन और यूरोपियन फॉर्म ऑफ रेनेसा में, क्योंकि देखिए जिस टाइम पे यूरोप फ्री था तब उस टाइम पे वो सेक्युलरिज्म के बारे में सोच रहे थे, उनके ऊपर कोई राज नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम सेक्युलरिज्म के बारे में सोच रहे हैं तो हम पे ऑलरेडी ये यूरोप वाले राज कर रहे थे, ठीक है। इंग्लैंड ऑलरेडी हमारे ऊपर था, तो हम उतना खुले दिमाग से नहीं सोच पाए। तो इस वजह से इंडियंस ने बहुत स्ट्रगल किया है सेक्युलरिज्म बनाने के लिए, और यूरोप की सेक्युलरिज्म इसीलिए अलग है, वो लिबरेटेड माइंड के थे। अभी सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन को समझते हैं तो टी.एन. मदर ने कहा था कि सेक्युलरिज्म इज अ मिसमैच टू इंडियन कल्चर। तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की ना, कि गवर्नमेंट का एकदम इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए रिलीजन में, ये हिंदुस्तान से तो मैच हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान से रिलीजन को पब्लिक अफेयर से निकाला ही नहीं जा सकता। और हिंदुस्तान में इतने
रिलीजन है कि अगर उन पे गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत भी हाथ नहीं होगा तो सारी चीज़ें आउट ऑफ द हैंड चली जाएंगी। तो ये टी.एन. मदन ने बोला। मदन जी ने ये भी कहा, टू काउंटर बाइगेटरी एंड इंटॉलरेंस नोबडी शुड डिमांड द रिमूवल ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पब्लिक लाइफ। और अगर आप चाहते हो कि आप टॉलरेंस हो, आपके लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भेदभाव ना क्रिएट हो, तो आप रिलीजन को बिल्कुल भी पब्लिक लाइफ से मत निकालो। उसकी जगह अपना वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म आप लाओ, जो है अलग तरीके का इंडियन कल्चर को सूट करता हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो ये है कि गवर्नमेंट एंकरेज करती है और सबको हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, और जो एविल होते हैं, एविल चीज़ें रिलेटेड होती हैं रिलीजन से, उनको निकाल करके अलग करती है। वहीं आशीष नेंडी ने बोला था कि रिलीजन एज अ फेथ इज अ वे ऑफ लाइफ एंड रिलीजन एज आइडियोलॉजी इज अ सब नेशनल, नेशनल और क्रॉस नेशनल आइडेंटिफाई पॉपुलेशन। रिलीजन एक्चुअली हेल्प करता है एक कंट्री की आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सेकुलरिज्म एज पर नेंडी ऑब्जर्वेशन हैज टर्न इनटू एन इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी विद मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, साइंस, ग्रोथ एंड नेशन बिल्डिंग एज इट्स अलाइड्स और कॉन्स्टिट्यूएंट। तो उन्होंने ये बोला कि सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी है और वो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म अकॉर्डिंग टू नेंडी लाइक मदन, द टू नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म आर दो, क्या क्या है, कीपिंग रिलीजन आउट ऑफ पॉलिटिक्स, हैव स्पेस फॉर कॉन्टिन्यूस डायलॉग अमंग रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो ये बोल रहे हैं तो रिलीजियस को पॉलिटिक्स से अलग रखिए, लेकिन उनके बीच में एक मतलब कंटिन्यूस डायलॉग यानी कि बैठ के बातचीत होती रहनी चाहिए। उन्होंने मॉडर्निटी को रिजेक्ट किया नेंडी ने, एंड मॉडर्न नेशनल सेक्युलरिज्म को, और उन्होंने, मदन और नेंडी दोनों ने कहा कि रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ, रिलीजन कैन नॉट बी प्राइवेटाइज्ड, उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है, पब्लिक अफेयर है वो। ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट है पब्लिक प्लेसेस में रखना। मॉडर्न कल्चर हैज ऑल्सो इट्स ड्रॉबैक लाइक ड्राइव टू कंट्रोल। मॉडर्न कल्चर के भी कुछ ड्रॉबैक हैं, जैसे कि वो कोशिश करता है कि सब कुछ उसके हाथ में आ जाए, इंडिविजुअल के हाथ में, बहुत ही मेटेरियलिस्टिक है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव स्टांस, नेचर और ह्यूमन लाइफ की तरफ बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज़ें जा रही हैं, उनको डिस्ट्रक्ट कर रहा है। पुअर की कंडीशन भी ठीक नहीं है। मॉडर्न कल्चर फ्रीडम, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी तो कहता है, लेकिन एक्चुअल में कितना ही हो पा रहा है। ठीक है, वहीं गांधी जी ने भी क्या कहा था वो समझते हैं। गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन का पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, रिलीजन को पॉलिटिक्स से एकदम अलग रखना चाहिए। डिक्लेयर दैट रिलीजन डज नॉट मीन सेक्टरी, इट मीन्स अ बिलीफ इन ऑर्डर, मोरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनिवर्स। उनका कि एक गवर्नमेंट जो है वो मोरल होनी चाहिए, उसमें बिलीव करो, और पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई भी स्पेस नहीं है। गांधी जी का कहना था, गांधी जी सेड दैट ऑल द नेशनलिस्ट शुड मिक्स रिलीजन with politics, that all nations should not mix religion with politics, और नेशनलिस्ट को पॉलिटिक्स रिलीजन को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू थे, इसको हमने थोड़ा समझा सेक्युलरिज्म और सेक्युलराइजेशन को। इसके बाद आया व्हाट इज सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन, वही चीज़ है। तो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन तो आप डिफाइन कर लोगे अच्छे से। ठीक है, कि क्या है, गवर्नमेंट से अलग रहना चाहिए। और ये देखिए 3 तरीके का होता है कि आप पीपल सेंट्रिक, जहाँ पे आप रिलीजन को सेपरेट करते हो पॉलिटिक्स से, और रिलीजन को जो है वो पर्सनल अफेयर रहने देते हो और लोगों के ऊपर ध्यान देते हो, यानी पीपल सेंट्रिक, लोगों के ऊपर ध्यान रखना, लोग केंद्रित होता है। ठीक है, स्टेट सेंट्रिक, यहाँ पे स्टेट आप हैज़ टू बी न्यूट्रल इन केस ऑफ सोसाइटी, स्टेट एकदम न्यूट्रल रहता है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लाइक टू सी द स्टेट टू बी न्यूट्रल टू ऑल, शो इक्वल रिगार्ड टू ऑल द रिलीजन, वहाँ पे इक्वल रिगार्ड देते हैं सबको, लेकिन स्टेट न्यूट्रल रहता है वहाँ पे। लेकिन हिंदुस्तान में स्टेट न्यूट्रल नहीं रह सकता। इंडिया स्पेसिफिक क्या है कि इंडिया यूनिटी पे ध्यान देता है, अब कॉलोनियलिज्म और कम्युनलिज्म नहीं बनाने देता। ठीक है, कम्युनलिज्म का हम अच्छे से कंसेप्ट आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है कि वो ये नहीं कहता कि एक गुट बना करके बैठ जाओ और उसके बाद अपनी बातें रखो और किसी की सुनो ही मत, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिटी बना के चलो, जो जरूरी बात है तुम्हारी भी सुनी जाएंगी, तुम्हारी भी सुनाई जाएंगी। तो ये है इंडिया स्पेसिफिक सेक्युलरिज्म। सेक्युलराइजेशन क्या है कि जब वो प्रोसेस जहाँ पे सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है और उसमें जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो है वो चीज़ें डालने लगते हैं वो सेक्युलरिज्म की, और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, सोसाइटी में चेंजेस आने लगते हैं, और कहीं ना कहीं रिलीजन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो दैट इज सेक्युलराइजेशन। ये टॉपिक यहाँ पे यूनिट वो खत्म हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट ये यूनिट है कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। तो ये दोनों एक तरीके से कहा जाए कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं कि
क्या है, फंडामेंटलिज्म इज स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू स्पेसिफिक थियोलॉजिकल डॉक्ट्राइंस टिपिकली इन रिएक्शन अगेंस्ट द थियोलॉजी ऑफ मॉडर्निज्म। तो इन्होंने कहा फंडामेंटलिज्म का मतलब ये होता है कंजर्वेटिव्स, ठीक है, ये कंजर्वेटिव्स होते हैं, इनका ये सोचना होता है कि ये भाई ये सब मत करो, मॉडर्नाइजेशन वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, हमको मेरे रिलीजन से एकदम प्यार है और हमारा रिलीजन ही सब कुछ है और इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, इनके लिए इनका रिलीजन ही सब कुछ है। तो ये होते हैं फंडामेंटलिस्ट। Its supporters to describe a specific package of theological belief that developed into movement within the Protestant community of the United States in the early part of the 20th century and that had its root in fundamental modernist controversy at that time। तो वो जो सब मतलब प्रोटेस्टेंट्स वाला एक इंसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पे उन्होंने खड़े हुए थे और उन्होंने बोला था कि भाई हमको नहीं चाहिए ये सब जो आप समझा रहे हो, हमारा जो है वो है, हम अपना वैसे ही मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। तो द टर्म हैज़ बीन जनरलाइज टू मीन स्ट्रॉन्ग अडहेरेंस टू एनी सेट ऑफ बिलीफ इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म और अनपॉपुलरिटी। तो ये एकदम स्ट्रांगली अडहर करते हैं अपने बिलीफ में, सेट ऑफ बिलीफ पे, उससे कतई डिफरेंट नहीं होना चाहते हैं, इधर उधर नहीं होना चाहते हैं। फंडामेंटलिज्म इज कॉमनली यूज्ड एज पेजोरेटिव टर्म particularly when combined with other मतलब बेसिकली ये अलग एक तरीके से ये समझाना चाहते हैं कि जो राइट विंग फंडामेंटलिस्ट होते हैं ये एक तरीके से खुद को उसी एक सोच से बांध करके चलते हैं कि भाई ये मेरी सोच है तो है, अब इसमें इतर वितर कुछ नहीं, यही है बस जो है। तो ये कंजर्वेटिव्स होते हैं बहुत, इनकी माइंड काफ़ी फ्लेक्सिबल नहीं होता। पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड एजुकेशन को समझते हैं। रिलीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड स्टेट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म भी यही कहता है रिलीजन और पॉलिटिक्स एकदम अलग अलग है, बट रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और गॉड इज सुप्रीम है और देयरफॉर इवन द पॉलिटिकल रूल इज इन हिज डोमेन। मतलब जो भी है जैसा भी है, जो फाइनल निकल के आएगा वो हमारा रिलीजन से ही निकल के आएगा डिसीजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटलिज्म रिलीजन कंट्रोल ओवर एजुकेशन। अच्छा हाँ, इनका ये भी मानना है कि भाई रिलीजन को कंट्रोल करने देना चाहिए एजुकेशन में, हम वही पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है, स्टेट्स को ट्रेडिशनल एजुकेशन देनी चाहिए और उतनी एजुकेशन दो जितनी रिलीजियस टेक्स्ट में रिक्वायर्ड है। मुस्लिम फंडामेंटलिज्म द लॉ मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम द कुरान सुन्ना। ऐसी मुस्लिम फंडामेंटलिज्म का कहना है कि भाई आपको जो हमको पे गवर्न करना है वो भाई कुरान और जो उससे शरिया लॉ है वहीं से निकाल करके लाइए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। इवन कुछ अमेरिकन फंडामेंटलिस्ट हैं, उनका भी ये कहना है कि जो डेथ पेनल्टी है क्राइम्स में लाइक मर्डर, अडल्ट्री, वो भी उस अकॉर्डिंग दीजिए जिस अकॉर्डिंग डिफाइंड है हमारे टेक्स्ट बुक्स में, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में। तो ये इस तरह का इनका फंडामेंटलिज्म का काफ़ी कंजर्वेटिव रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर इक्वालिटी ऑफ रिलीजन की बात करें कि उसके बारे में फंडामेंटलिस्ट क्या सोचते हैं, तो उनके लिए सारे रिलीजन इक्वल है, पर जो फॉल्स रिलीजन है जिसको उन्होंने फॉल्स मान के रखा है उसको हम अपने ट्रू रिलीजन के साथ इक्वेट नहीं करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं कि भाई सारे रिलीजन इक्वल है, हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने दीजिए, बट जो फॉल्स रिलीजन है, फॉल्स रिलीजन क्या है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो उसको ट्रू रिलीजन के साथ हम इक्वेट नहीं कर सकते। देयरफॉर दे वर अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, इसलिए इस वजह से वो यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन के कंसेप्ट के खिलाफ है, ठीक है। और इसके अलावा वो जो है वो फोर्स करते हैं, सप्रेस करते हैं दूसरे के रिलीजन को और अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए लिबर्टी मांगते रहते हैं, आज़ादी मांगते रहते हैं और स्टेट को कहते हैं दूर रहो, हमें जो करना है वो करना है। फंडामेंटलिज्म इज अपोजिट टू रीजन्स, रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड सेक्युलरिज्म, इन सबके अपोजिट है वो। इट ऑल्सो अपोजिट ऑफ साइंस, साइंस में बिलीव नहीं करते। द हिंदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट क्लेव्स फॉर द मैथमेटिक्स ऑफ देयर ओन रिलीजन, इवन वो ये भी बोलते हैं कि सब्जेक्ट भी हमारे ही रिलीजन के पढ़ाई है और कुछ नहीं सुनना हमें। द फंडामेंटलिज्म अपोज द आइडिया ऑफ सोवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों को ये अपोज करते हैं। फंडामेंटलिस्ट डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियसिटी और रिलीजन बिलीफ और बिलीफ इन फंडामेंटल बिलीफ, ओके, एंड वैल्यू ऑफ वंस रिलीजन ऑल्दो सम फीचर बिटवीन द टू आर कॉमन इन नेचर। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि ठीक है, हो सकता है हम लोगों में कुछ चीज़ें कॉमन हो, फिर भी हम तुम्हारे रिलीजन को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटलिज्म। समझ में आ गया होगा किस तरह की राइट विंग उनकी जो सोच है, उन्होंने जो मान लिया बस वही है। अभी कम्युनिज्म समझते हैं। कम्युनिज्म के 3 मीनिंग होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंडम हाउस अनब्रिज डिक्शनरी। इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रिलीजन के 3 मीनिंग होते हैं। कम्युनलिज्म के 3 मीनिंग होते हैं। पहला होता है a theory of government or a system of government in which independent communes participate in a federation, ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंट कम्यून, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। एक वो होती है कम्युनलिज्म। एक होता है जहाँ पे
जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल ओनरशिप, देयर इज नो इंडिकेशन वेदर कम्युनलिज्म वुड अप्लाई इंडिपेंडेंट कम्यून डिस्क्राइब इन द डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म. However, in practice, many experiments in utopian socialism, such as the Spanish anarchists, did implement internal rules of communist property ownership in the context of federated communalism. तो यहाँ पे बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं, एक ये बोलना चाहता है कि वो थ्योरी जहाँ पे अलग अलग कम्यून के लोग आते हैं, इंडिपेंडेंट कम्यून, अलग अलग इन द सेंस इंडिपेंडेंट कम्यून, मतलब एक हिंदू सोसाइटी के लोग आए और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई. एक इंडिपेंडेंट कम्यून है ना हिंदू, तो वो आए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई. लेकिन हमारे यहाँ कम्युनलिज्म नहीं फॉलो होता है. ठीक है, एक समझाने के लिए एग्जाम्पल है. ठीक, तो इस तरह से आते हैं वो और उसको गवर्नमेंट को फॉर्म किया. और इनका ये मानना है कि ये अलग ही अपना ही जो है वो कम्युनल ओनरशिप प्रैक्टिस करेंगे और अपना चीज़ें अलग बनाएंगे. इनका ये सोचना. हाउएवर इन प्रैक्टिस दे डू सो, बट ओके इट इज़ एटलीस्ट थियोरेटिकली पॉसिबल फॉर फेडरेशन ऑफ कम्यून टू इंक्लूड कम्यून्स विच डू नॉट प्रैक्टिस कम्युनलिज्म रूल्स ऑफ प्रॉपर्टी, विच इज टू से दैट द ओवरऑल नेशनल गवर्नमेंट मे बी अ फेडरेशन ऑफ कम्यून बट दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी रादर देन कम्युनिस्ट प्रॉपर्टी इज ऑर्डर विद इन ईच सच कम्यून. तो हो सकता है अलग अलग कम्यून भी हों और गवर्नमेंट बन गई हो, इन स्पाइट ऑफ दैट वो एक ऐसे कम्यून को फेवर करते रहेंगे जहाँ पे वो हैं. तो इस तरह से रहता है. ठीक है, कार्ल मार्क्स व्यूड एज द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म. कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म का था, क्योंकि देखो कार्ल मार्क्स ने सिंपल से कहा था कि भाई जब अपने कम्युनिटी के लोग अपने आपस में मिल बांट के रहते हैं तो उनके बीच में झगड़े वगड़े नहीं होंगे और एक दूसरे से बराबर बांट कर चलेंगे और कम्युनिटी की हेल्प करो, कम्युनिटी को फेवर करो. तो ये कम्युनिटी को फेवर करते हैं. ठीक है, तो जरूरी नहीं ये रिलीजन ड्रिवन हो, ये बिना रिलीजन ड्रिवन भी हो सकते हैं. ठीक है, इट इज़. और उन्होंने जो यूटोपिया मतलब जो अभी चल रहा है मॉडर्नाइजेशन, इसको उन्होंने बिल्कुल भी फेवर नहीं किया. और अलॉन्ग कम्युनिस्ट प्रिंसिपल बोथ फ्रेंडली एंड कम्युनल एंड लोकल प्रॉपर्टी कम्युनिज्म. ठीक है, अब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कम्युनिज्म की डेफिनेशन याद कर लेनी है और थोड़ा सा इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में निपटाना है. एक क्वेश्चन बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी व्हाट इज़ कम्युनिज्म फंडामेंटलिज्म, या फिर कम्युनिज्म और फंडामेंटलिज्म को प्रॉपर डिफाइन करने के लिए, या सेकुलर और सेकुलराइजेशन के बीच में डिफरेंस. तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके. ठीक है, दो नेशन की थ्योरी बात यहाँ पे आ रही है. तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला, कम्युनिस्ट ने आर्ग्यू किया जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते, उनके सेकुलर इंटरेस्ट अलग है, इसलिए उनको अलग देश चाहिए. तो टू नेशन थ्योरी अच्छे से पता ही होगी सबको कि इसी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है. तो फंडामेंटलिज्म और कम्युनिज्म का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनमें कॉमन क्या है, डिफरेंस क्या है. हैव सर्टेन कॉमन आइडियोलॉजीज. ठीक है, टॉक अबाउट सेपरेटिंग द रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड द स्टेट. ये बात करते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करो. दोनों ही कहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करो, क्योंकि वो रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, ये कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं. ये कहते हैं इन दोनों को अलग करो तभी डिसीजन हो पाएगा. यूनिटी तो मेंटेन नहीं हो सकती क्योंकि हम अलग अलग सोचते हैं. दोनों का यही मानना है. ठीक है, और बोथ बिलीव दैट द सोसाइटी हैज़ अचीव नियर ह्यूमन परफेक्शन. दोनों को लगता है उनकी सोसाइटी ने एकदम परफेक्शनिस्ट है, उनको सब पता है, उनको सारी जानकारी है. और सेकुलरिज्म के तो बिल्कुल अगेंस्ट हैं ये दोनों. तो ये तो होंगे इनके कॉमन पॉइंट्स. डिफरेंसेस क्या है? बोथ फंडामेंटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आर डिफरेंट इन मैनी वेज. दो इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी अ फंडामेंटलिस्ट टेंड टू बी कम्युनल. एक फंडामेंटलिस्ट कम्युनल है, समझ रहे हैं, लेकिन अगर एक कम्युनलिस्ट है तो जरूरी नहीं हो फंडामेंटलिस्ट हो. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर एक सपोज एक हिंदू सोसाइटी है, तो ये रिलीजन बेस्ड सोसाइटी है, वो कह सकते हैं कि अभी ये सिर्फ एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर मान लो सपोज हिंदू है या मुस्लिम सोसाइटी है, तो ये इनका अपना एक गुट है जो ये अपने रिलीजन को लेकर के सबसे ज़्यादा सुपीरियर मान रहे हैं. तो ये एक कम्युनिटी भी है. ठीक है, तो ये कम्युनल भी हैं. लेकिन अगर एक कम्युनिटी सिर्फ टीचर्स की है, सिर्फ कम्युनिटी उन्होंने वो राज कर रहे हैं, सिर्फ मिलिट्री की कम्युनिटी है, वो उन्होंने बना के रखा है, ब्यूरोक्रेट्स की कम्युनिटी है, तो वो जो कम्युनिटी है जरूरी नहीं है कि वो रिलीजियसली हो और वो उसी तरह से फंडामेंटलिज्म की तरह सोचे. तो ये चीज़ है, फंडामेंटलिज्म जो है वो कम्युनल होते हैं. सम पॉलिटिकल पार्टीज लाइक हिंदू महासभा, बीजेपी, मुस्लिम लीग एंड अकाली दल आर कम्युनल पार्टीज बट आर नॉट फंडामेंटलिज्म. इसको भी समझते हैं. जैसे कि हिंदू महासभा, बीजेपी है, मुस्लिम लीग है, अकाली दल है, ये एक कम्युनिटी है. ठीक है, एक प्रॉपर कम्युनल इन्होंने मान लीजिए बना के रखा है अपना, लेकिन ये फंडामेंटलिज्म नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कहते हैं कि हमारी चीज़ें पढ़ाओ, हम जो दे रहे हैं वही करो. लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश कम्युनल भी हैं और फंडामेंटलिस्ट नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला है. लेकिन मेरा तो मानना है पाकिस्तान फंडामेंटलिस्ट भी है. ठीक है, ऐसा है. लेकिन इनका कहना है कि वो भी कम्युनल स्टेट्स है लेकिन फंडामेंटलिस्ट नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है, हमको तो लगता है वो फंडामेंटलिस्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन और वो सबको देखा जाए तो वो वही पढ़ाते हैं जो वो चाहते हैं. लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता. हिंदू महासभा में भले ही वो लोग कहते हैं कि हमारी चीज़ें भी ऐड करो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा इंग्लिश हटा दो, साइंस हटा दो.
फंडामेंटलिस्ट इसका अलग बोलते हैं, ये बहुत ही मतलब एक्सट्रीम हो जाते हैं, ये चीज़ है। और कम्युनलिज्म एक कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। इन केस ऑफ रिलीजन द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आर ओनली सुपरफिशियली सिंपल, पूरी तरह से इक्वल नहीं कहा जा सकता है। फंडामेंटलिस्ट आर डीपली रिलीजियस, वही चीज़ है। वेयरएज कम्युनिस्ट डू नॉट हैव मच टू डू विद द रिलीजन, है ना। देखिए वही है, फंडामेंटलिस्ट रिलीजन से एकदम टूट करके भरे होते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट हो सकता है अधिकारों की बात कर रहे हैं उस कम्युनिटी की। जैसे हिंदू फंडामेंटलिस्ट वो हुए जिनकी सोच सिर्फ अपने धर्म को लेकर के चलती है। हिंदू कम्युनल वो हुए जो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके राइट्स की बात कर रहे हैं, उनका रिलीजन से लेना देना नहीं है, ठीक है, वो रिलीजियस के बेसिस पे बन गया, लेकिन वो उसके अपार्ट भी हैं। तो दिस इज द डिफरेंट। और टारगेट क्या होता है इन दोनों का, दो टारगेट ऑन बिलीवर्स हु डू नॉट एग्री विद देम एंड कम्युनिस्ट टारगेट ऑन द रिलीजियस कम्युनिटीज। तो बेसिकली ये दोनों जो है उनको टारगेट करते हैं जो इनकी बातों पे एग्री नहीं करते हैं। This is what they are saying about. So what is the communism, fundamentalism? You can define it well. So thank you so much. Your block is finished.